रेडी हो गए सब? यस सर। चलिए, है ना। तो हमने देखा हमारा संविधान किस रूप से बना, कैसे बना, क्या क्या उसके और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सब चीज हमने पिछली क्लास में देख लिया है ना। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, है ना। इसके बाद हमारा क्या था, मैं सिलेबस बताता है आप लोगों को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संविधान का निर्माण। सबसे पहले क्या देखेंगे, संविधान का निर्माण देखेंगे। तो ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो संविधान में क्या है, भाग है। तो कितने भाग है, 22 भाग। क्या हमने पढ़ लिए इसे, क्या ये हो गया हमारा सिलेबस? भाग के नाम याद हो गए सभी को? यस सर। हो गए ना सबको? यस जी सर। चलिए, ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग, है ना, इसमें अनुच्छेद है, अनुच्छेद को धीरे धीरे याद करेंगे ना। अनुच्छेद को मैं धीरे धीरे आगे बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके पूरी चीजों को हम लोग करते जाएंगे। अगला है, इसी में क्या है आपका, अनुसूची। इसी में क्या है, अनुसूची है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, देखने वाले किसके बारे में, अनुसूची के बारे में। नेक्स्ट क्लास क्या होगा हमारा, संविधान की क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम लोग, संविधान की विशेषता को देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रियम्बल को देखेंगे, प्रस्तावना को देखेंगे। उसके बाद से हम एक एक करके सभी भागों को देखते जाएंगे, एक एक करके देखते जाएंगे, सभी जितने भी भाग है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्लियर ना? क्यों भाई? यस सर। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, अनुसूची। कितने लोगों को पूरा अनुसूची के नाम याद हो गए हैं? कितने लोग हैं? 12 पूरा 12 सबको याद हो गए हैं? यस सर। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, अनुसूची। आज का टॉपिक क्या है, अनुसूची है, शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में इसे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अनुसूची कितने अनुसूची है, तो दो चीजें याद रखना है। मूल संविधान में कितना है भाई, मूल संविधान 8 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 8 है। वर्तमान में कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज देखेंगे। अब ये 8 से 12 कैसे हुआ, तो इसके लिए संविधान में क्या होगा, क्या होगा संविधान में, संविधान में होगा इसके लिए क्या, संशोधन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर संविधान में कोई भी चेंजेस होता है, ठीक है, तो उसके लिए उसे संविधान संशोधन लाया जाता है। और संविधान संशोधन कैसे होता है, मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगा, 1 सेकंड, है ना, 1 मिनट का ओवरव्यू है। तो देखिए, अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो क्या लाया जाता है, क्या लाया जाता है, बिल लाया जाता है। और उस बिल का नाम क्या होता है, संशोधन बिल। क्या लाया जाता है, संशोधन बिल। बिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, विधेयक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, संविधान को संशोधन करने के लिए क्या लाया जाता है, संशोधन विधेयक लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, या तो ये लोकसभा में आता है, या फिर कहाँ आता है, राज्यसभा में आता है। या तो लोकसभा में आता है या फिर राज्यसभा में आता है, ठीक है। जब दोनों सदन इसको पारित कर देते हैं, जब दोनों सदन इसको क्या कर देते हैं, पारित कर देते हैं, तब यह बिल किसके पास जाता है, तब यह बिल जाता है किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास। किसके पास जाता है, राष्ट्रपति जी के पास जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी अगर इस बिल पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति जी इस बिल पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और इसी के साथ ये बिल क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो क्या बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। क्या बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक और बात सुन लेना, जितना भी संशोधन विधेयक होता है उसकी संख्या होती है ना। जैसे कि 20वां संविधान संशोधन विधेयक, तो इसके सामने क्या लिखेगा, 20वां संविधान संशोधन विधेयक। उसकी एक तो संख्या लिखाता है, कौन से नंबर का संविधान संशोधन बिल है और किस ईयर लाया। जैसे 2022 में लाया गया है तो इसके साथ ईयर भी ऐड होता है, ठीक है। तो कोई भी कानून आता है उसमें संशोधन होता है, तो संशोधन कौन से नंबर का है, बिल कौन से नंबर का है और किस ईयर में ये बिल आया है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा जैसे संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसका भी नंबर होता है, जैसे 101 संविधान संशोधन अधिनियम। इसका भी क्या आएगा, एक ईयर आता है, जैसे 2000, है ना, 101 कब हुआ है, 2020 में हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी संविधान संशोधन बिल होता है उसका संख्या होता है और ईयर भी होता है, और जो बिल क्या बन जाता है ना, अधिनियम बन जाता है, उसका भी क्या होता है, एक नंबर होता है और उसका क्या होता है, एक ईयर भी होता है। इतनी बातें समझ में आएगा, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बस अभी ये प्रोसीजर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दिया हूं। समझ में आया इतनी चीजें, आया ना? यस सर।
तो ये एक ओवरव्यू दिया हूं मैं, पूरा संविधान संशोधन करके एक टॉपिक है, पूरा भाग है ना। कौन सा भाग में है, कौन से भाग में संविधान संशोधन? 20 भाग 20 में कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल कौन सा है? चलिए ठीक, 368 कौन सा आर्टिकल है? 368 है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले क्या, कितने अनुसूची, तो पूरा अनुसूची के नाम के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, एक ट्रिक शायद आप लोग को बताया था। कौन सा ट्रिक है, किसी को याद है? सर SSO और SC और ST जनसभा से बदला जनसभा से पंचनगर बदला, किसमें? जनसभा से बदला किसमें? पंचनगर नगर में। जनसभा से बदला किसमें? पंचनगर में। तो ये 12 अनुसूची के नाम आप इससे याद कर सकते हैं। एस का मतलब क्या है? पहली अनुसूची क्या है? एस का मतलब क्या है? स्टेट। स्टेट को क्या बोलते हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा क्या है? दूसरा अनुसूची एस का मतलब सैलरी का मतलब वेतन भत्ते। सैलरी का मतलब क्या है? वेतन भत्ते। तीसरा अनुसूची क्या है भाई? ओथ है। ओथ का मतलब क्या है? शपथ है। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ये है पांचवी अनुसूची। और पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित व जनजाति। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है। ये जन का मतलब क्या है? ये छठी अनुसूची है। जनजाति। कहाँ से नॉइज बहुत ज्यादा है? कूलर के सामने बैठे हैं क्या आप लोग? थोड़ा सा ढक के बात कीजिएगा, ठीक है। जनजाति क्षेत्र, अगला क्या है? फिर से अगेन जनजाति क्षेत्र है। कहाँ के लिए जनजाति क्षेत्र है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। मिजोरम। AMTM क्या है? AMTM। ये स का मतलब क्या है? सातवीं अनुसूची है। स का मतलब क्या है? सूची है। स का मतलब क्या है? सूची है। आठवीं अनुसूची क्या है? भाषा है। आठवीं अनुसूची क्या है? भाषा है। नौवीं अनुसूची क्या है भाई? नौवीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। अच्छा, भूमि सुधार। नौवीं अनुसूची क्या है? स से संपत्ति, और संपत्ति मतलब भूमि है, नौवीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। दल बदल कानून है। दल बदल कानून है ना। ये 10वीं होगा। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज है। और ये है आपका 12वीं अनुसूची क्या है? नगरीय प्रशासन। नगर निगम, नगरीय प्रशासन के बारे में बताया गया। तो ये हमने 12 अनुसूची के नाम हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ एक बार मैंने रिवाइज कर दिया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना। फोटो वोटो खींचना तो फोटो खींच लीजिए, है ना, आप लोग डाल दीजिएगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या, अब इसके बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल हमें नाम याद नहीं रखना है। अगर हमें पीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, आप सभी को पता है कि वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है, तो हमें भी स्ट्रेटजी अपनी क्या बनानी होगी? डीप स्ट्रेटजी की, है ना, डीप स्टडी की स्ट्रेटजी बनानी होगी, ठीक है। प्रियंका जी, आपका वॉइस क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चलिए ठीक, ओके, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसी को क्या करेंगे? डिटेल में देखेंगे। क्या डिटेल में देखेंगे? ज्यादा भी डिटेल की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम में पूछता है ना, नोट कर लिए ना इसको? यस सर। हो गया। जी सर। सभी को, आप लोगों को 12 अनुसूची के नाम याद हो गए तो और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। अब पढ़ाई को किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, वाकई में आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये तो मुझे आज के टेस्ट से समझ में आ जाएगा, है ना, कि आप लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, कि वाकई में एग्जाम को लेकर सीरियस है और पोस्ट के लिए अपने आप को अगर बनाए हैं, अपने आप को, है ना, अपने स्ट्रेटजी को बनाकर रखे पोस्ट के लिए, तो वो आज के टेस्ट से मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। कितने पानी में हैं आप लोग वो भी समझ में आएगा, और पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, ऑफलाइन में रहते तो मैं बता देता, है ना, तत्काल बता देता था कि किनकी पढ़ाई हो रही है और किनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। तो चलिए, पहला अनुसूची क्या था? पहला अनुसूची क्या था भाई? स्टेट, राज्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
संघ के राज्य क्षेत्र। पहला अनुसूची क्या है? संघ के राज्य क्षेत्र। और संघ के राज्य क्षेत्र मतलब संघ कितने भागों में बटा है? दो भागों में। कौन सा? एक राज्य और दूसरा क्या है? संघ शासित प्रदेश। एक राज्य है और दूसरा क्या है? संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिएगा, अभी मैं नहीं पूछने वाला हूँ, अभी मैं केवल बताने वाला हूँ। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, चलिए संघ राज्य क्षेत्र है पहला अनुसूची। उस अनुसूची में क्या बताया गया है कि राज्य भारत राज्यों में बटा है और संघ शासित प्रदेश में बटा है। अर्थात संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 36 है। तो ये कौन बताता है? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची बताता है कि भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कर लेंगे। अब यहां से कोई दिक्कत होगा अगर पहली अनुसूची से पूछा जाएगा तो? नो सर। नहीं सर। चलिए, पहली अनुसूची आप बिल्कुल, उम्मीद करता हूं बिल्कुल बना लेंगे। बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे बताऊंगा ना, सब चीजें आपको लिए एकदम खाने वाली चीजें बन जाएगी, एकदम बस खाते जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या था भाई? दूसरा हमने क्या देखा था? सैलरी। सैलरी, सैलरी मतलब वेतन भत्ते। दूसरा हमने क्या देखा था? वेतन भत्ते के बारे में। ठीक है, तो दूसरा अनुसूची है सैलरी और वेतन भत्ते। ठीक है, किनके वेतन भत्ते? तो जो संवैधानिक पदाधिकारी है ना, संविधान में जिन पदों का उल्लेख किया गया है उन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुसूची 2 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तो पदाधिकारी कहाँ मिलेंगे? पदाधिकारी दो जगह से मिलेंगे। एक तो केंद्र में मिलेंगे, पदाधिकारी मिलेंगे ना केंद्र में। ठीक है, एक कहाँ मिलेंगे? राज्य में मिलेंगे। तो संवैधानिक पदाधिकारियों की अगर बात कर रहा हूं तो एक तो आपका कहाँ मिलेगा? केंद्र में मिलेगा और दूसरा कहाँ मिलेगा? राज्यों में मिलेगा। केंद्र में अगर बात करेंगे तो इनका जो वेतन होता है कहाँ भारित होता है? वेतन कहाँ भारित होता है? तो वेतन भारित होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। कहाँ भारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। याद रखिएगा, भारत की संचित निधि पर क्या होता है? भारित होता है। तो जितने भी पदाधिकारियों के मैं नाम बताने वाला हूं उनका वेतन कहां से जाता है? तो एक गवर्नमेंट का एक अकाउंट है जिसे हम बोलते हैं संचित निधि, है ना। क्या बोलते हैं हम उसे? संचित निधि कहते हैं, कॉन्सिलेटेड फंड कहते हैं। ठीक है, तो भारत का क्या है? एक फंड बना हुआ है और उस फंड को क्या बोलते हैं? संचित निधि होते हैं। और इसी संचित निधि से ऑटोमेटिक उनका वेतन चले जाता है। जो केंद्रीय पदाधिकारी होते हैं, वैसे राज्य के पदाधिकारियों का वेतन कहां से देंगे? तो हर राज्य का अपना क्या होता है? राज्य संचित निधि होता है। हर राज्य का अपना क्या होता है? राज्य संचित निधि होता है। और उनका वेतन कहाँ भारित होता है? तो इसी राज्य संचित निधि पर भारित होता है। भारित होने का मतलब ऑटोमेटिक वहां से इनका पैसा चले जाता है ना। ऑटोमेटिक इनका पैसा वहां से चले जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कौन कौन पदाधिकारी है जिनका वेतन है ना भारत की संचित निधि पर भारित होता है और कुछ का वेतन कहाँ भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। इतना समझ में आया? नोट नहीं करना भाई, मैं है ना टाइम दूंगा नोट करने के लिए। चलिए सबसे पहले केंद्र का प्रमुख कौन है भाई? केंद्र भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी। कौन है? राष्ट्रपति जी। तो उनका वेतन कहाँ भारित होता है? संचित निधि पर। राज्य का प्रमुख कौन है? राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। तो इनका वेतन कहाँ भारित होगा? कहाँ भारित होगा? संचित निधि पर भारित होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। लोकसभा में क्या होते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में क्या होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। इनका भी वेतन कहाँ भारित होता है ना। इनका भी वेतन कहाँ भारित होता है? संचित निधि पर। तो जैसे केंद्र में लोकसभा काम करता है वैसे राज्य में कोई सदन है क्या काम करता है? जैसे केंद्र में लोकसभा काम करता है वैसे राज्य में कोई सदन है क्या जो लोकसभा की भांति काम करता है? बताइए। विधानसभा। कौन सा है? विधानसभा। तो विधानसभा के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। विधानसभा के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। इनका वेतन कहाँ भारित होगा? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होगा।
ठीक है, ये बताया जा रहा है इनका वेतन कहां से दिया जाता है। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरा क्या है, जैसे लोकसभा वैसे क्या है राज्यसभा, दूसरा सदन है ना, तो राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा में कौन होते हैं, सभापति होते हैं। जैसे अध्यक्ष होते हैं ना लोकसभा में, वैसे राज्यसभा का जो प्रमुख होता है उसके सभापति कहते हैं, सभापति। और दूसरा क्या होता है, उपसभापति। दूसरा क्या होता है, उपसभापति होता है। और इनका वेतन कहां भारित होता है, तो भारत की संचित निधि पर। क्या राज्य में ऐसा कोई प्रावधान है, राज्य में ऐसा कोई प्रावधान है, विधान परिषद। बिल्कुल सही, राज्य विधान परिषद दूसरा है ना। तो ये ऐसा सदन कौन सा है, राज्य का उच्च सदन कौन है, तो राज्य का उच्च सदन है राज्य विधान परिषद। और राज्य विधान परिषद में कौन होते हैं, तो एक तो सभापति होते हैं और दूसरा कौन होता है, उपसभापति होते हैं। तो इनका वेतन कहाँ भारित होता है, तो राज्य के, है ना, संचित निधि पर, राज्य के संचित निधि पर, वेतन भत्ते व पेंशन, वेतन भत्ते व पेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं, है ना। न्यायिक पदाधिकारी कौन कहाँ होते हैं, है ना, केंद्र के जो न्यायिक व्यवस्था उसका नाम क्या है, केंद्र की न्यायिक व्यवस्था का नाम क्या है भाई, न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय। क्या नाम है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या है, न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश है उनका भी वेतन कहाँ भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है। क्या राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था है, राज्य का कोई न्यायिक व्यवस्था है, उच्च न्यायालय। तो राज्य के हाई कोर्ट के क्या हो जाएगा, राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान होता है ना ये चीजें याद करना, कोई बड़ा चीज नहीं होता है। चलिए केंद्र में और बात करते हैं, तो केंद्र में कौन होता है ना, एक होता है कैग। क्या होता है, एक कैग होता है। कैग को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं, ऑडिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, महानियंत्रक, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, व महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये सरकार के पैसे के खर्चों का क्या करता है, हिसाब किताब रखता है, ऑडिट करता है ना, उसे ही बोलते हैं हम क्या, ऑडिटर जनरल कहते हैं, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो ये पद राज्यों में भी मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना, ये केवल केंद्रीय शाखा है। और इसी की एक शाखा कहां मिलती है, प्रत्येक राज्य में मिलता है, इसका अलग से प्रावधान राज्यों के लिए नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है इन सब के वेतन कहां भारित होंगे, संचित निधि पर। किसके संचित निधि, भारत के संचित निधि। जबकि इन सभी के जो वेतन है कहां भारित होंगे, राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, चलिए तो राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन ना, वेतन लिखेंगे यहां, वेतन व भत्ता। सर वीडियो रुक गया है कैसे। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, सैलरी, किनके सैलरी के बारे में। एक तो संवैधानिक पदाधिकारी कहाँ के हैं, केंद्र के हैं। ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारी कहाँ के हैं, केंद्र के हैं। एक संवैधानिक पदाधिकारी कहाँ के हैं, राज्य के हैं। ठीक है, तो जो केंद्र के पदाधिकारी है उनका वेतन कहाँ भारित होता है, तो भारत की संचित निधि पर। जो राज्य के संवैधानिक पदाधिकारी है उनका वेतन कहाँ भारित होता है, राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। तो चलिए कौन कौन है उसके नाम याद करने हैं। तो एक केंद्र के कौन कौन पदाधिकारी है, नाम याद करना है। एक कौन है, राष्ट्रपति। उसके बाद कौन मिलेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।
फिर राज्यसभा के सभापति व उपसभापति मिलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के क्या मिलेंगे, न्यायाधीश मिलेंगे, और क्या मिलेगा, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक मिलेगा। इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहां भारित होता है, भारत की संचित निधि में। इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, है ना, इसको क्या करना है, स्टार मार्क करके रखना है ना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन कहां भारित होता है, तो कहां भारित होता है, वो कहां भारित होता है, भारत की संचित निधि पर। अगर वही पूछूंगा मैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां भारित होता है, तो कहां भारित होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां भारित होता है, राज्य संचित राज्य के संचित निधि पर। कहां भारित हो रहा है, राज्य के संचित निधि पर इनके पेंशन की अगर बात करूंगा तो वो कहां होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, याद हो गए 6 पॉइंट, 6 पॉइंट याद हो गए। चलिए एक बार और कराता हूं मैं, है ना। केंद्र का देखते हैं सीक्वेंस में, केंद्र का पहला कौन है, पहला कौन है, राष्ट्रपति। दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तीसरा कौन है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। चौथा कौन है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। पांचवा कौन है, पांचवा कौन है, कैग, है ना, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक। और छठवा कौन है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन। पेंशन शब्द यूज करना है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पेंशन। ठीक है, याद हो गया क्या सबको, आगे बढ़े। चलिए राज्य का देख लेते हैं, है ना, राज्य का बता सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, एक है ना 30 सेकंड का समय देख रहा हूँ, 4 ही तो नाम याद करने हैं। किन्हीं को याद है तो बिना देखे बताइए मुझे। यस सर, चलिए बताइए। राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको कंपटीशन में आना है तो आज का काम, है ना, मैंने पहले ही बताया, हमें आज का जो काम है आज और अभी ही करना है, कल के लिए मत छोड़िए। कल तो हम दूसरा काम सीखेंगे, है ना। आप सोचेंगे कि कल मैं सीखूंगा, तो सोचिए उस दौरान कितने लोग वो काम सीख जाएंगे। तो आपको हमेशा एक काम, एक कदम हमेशा क्या रहना है, हमें क्या रहना है, आगे बढ़ना है, और डेली बेहतर प्रदर्शन हमें करना ही होगा। ठीक है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो बेहतर प्रदर्शन करना होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल करके दिखाएंगे ही, दिखाएंगे ना। यस सर, चलिए रुक जाइए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फोटो खींचना है तो खींच लीजिए। देखिए इसके बाद से कोई क्लासेस फ्री में नहीं होंगी, जिनका एडमिशन हुआ है केवल उन्हीं को क्लासेस मिलेंगी, है ना। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो ले लो भाई, ठीक है। जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है वो एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद से नहीं होगा फ्री क्लासेस। सब लोग ले लिए एडमिशन? यस सर। चलिए ना, देख लेंगे हम लोग, है ना। इनके बाद केवल एक ही ग्रुप बनने वाला है, उसी ग्रुप में आपको लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। बाकी किसी को लिंक अवेलेबल नहीं होगा। और जो भी आपके मित्र बंधु हो गए उनको भी बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्टेटस नहीं डालते हमारे, जो भी चीजें हैं, है ना, वीडियो वगैरह हम लोग बनाते हैं, आप लोग के लिए तो मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा भी, है ना, सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। क्यों भाई, सहयोग की भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए हमारा क्या है, जीवन हमारा एक मिरर है, एक दर्पण है। अगर किसी के लिए हम अच्छा करते हैं ना, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे ऊपर आता है। तो हमेशा हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, अच्छाई करने की, तारीफ करने की। अगर आप तारीफ चाहते हैं ना लोगों का, तो आपको क्या करना होगा, अन्य का तारीफ ही करना होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात है? जीवन क्या है, एक मिरर की भांति है। मिरर में क्या होता है, जैसा हम देखते हैं वैसा वो दिखाता है। तो जैसा हम करेंगे ना वैसा हमको मिलेगा। अब किसी के साथ हंसकर बात करेंगे तो हमको हंसी मिलेगी,
किसी का तारीफ करेंगे है ना तो हमें तारीफ मिलेगी, किसी के बारे में अच्छी बातें करेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छी ही बातें करेंगे, किसी का सहयोग करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में हमारा भी सहयोग होते रहता है। तो जीवन में ये चीजों को करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। और अच्छे अच्छे गुण क्या है, यही सब तो अच्छे अच्छे गुण है। मैंने क्या बताया आपको, मैं केवल पढ़ाऊंगा नहीं, हमारी जो संस्था है पढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास पर है ना क्या करती है, काम कर रही है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का भी विकास होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? अपने अंदर के गुणों को अच्छा करना है ना। जी सर। मैं जब पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को है ना मोक्ष के मार्ग क्या होते हैं, ठीक है, उस दिन चलेगी हमारी कहानी। वो काफी लंबा लेक्चर होगा, उस पर बताऊंगा कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या होता है, क्या वाकई में जो पढ़ रहे हैं वो ज्ञान है, क्या इसे ही हम शिक्षा कहते हैं, तो वो सभी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना। अभी तो फिलहाल कंपटीशन पे फोकस करते हैं, एक आध क्लास में रखूंगा कि ज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होता है ना, और हमें उसका क्या उपयोग होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं उसके, तो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा जरूर, पर ये मैं नहीं लिखा हूं, ये शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे शास्त्र जो बताया है ना वो उनसे मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल जोड़ दूंगा शास्त्रों के साथ, और आपको बड़ा मजा आएगा कि हमारे शास्त्र ने क्या कहा है। हो गया क्या क्लियर ये? यस सर, मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अनुसूची कौन सा है भाई? तीसरा अनुसूची कौन सा है, जल्दी बताइए। तीसरा अनुसूची है क्या? शपथ है। चलिए देखते हैं तीसरा अनुसूची है क्या? शपथ। चलिए अनुसूची 3 क्या है? शपथ। किनके शपथ के बारे में बताया गया है, तो चलिए देखते हैं, है ना। शपथ प्रतिज्ञा, शपथ या क्या बोलते हैं हम इसी को प्रतिज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसी भी पदाधिकारियों का कार्यकाल कैसे प्रारंभ होता है, कैसे होता है कार्यकाल, तो जिस समय जो भी पदाधिकारी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसी समय से उनका क्या हो जाता है, कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, नोट करके रखिएगा, शपथ से ही पदाधिकारियों का क्या होता है, पदाधिकारियों का कार्यकाल प्रारंभ होता है, पदाधिकारियों का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो कार्यकाल पढ़ेंगे ना, किसी का कार्यकाल हम लोग क्या देखेंगे, 5 वर्ष का देखेंगे, किसी का कार्यकाल हम लोग कितना देखेंगे, 6 वर्ष का देखेंगे, है ना। तो अब बोलता है भाई गिनेंगे कहां से 6 वर्ष, तो कहां से गिनेंगे, जिस तारीख को वो क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसी तारीख से उनका क्या हो जाता है, कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ केंद्र के पदाधिकारियों का शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, कुछ राज्य के पदाधिकारियों का वर्णन किया गया है ना। कुछ केंद्र के पदाधिकारियों का शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, कुछ राज्य के पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए कौन कौन पदाधिकारी है, तो पहले केंद्र का देख लेते हैं। तो केंद्र में कानून कौन बनाता है, संसद बनाते हैं। तो संसद के सदस्य का शपथ, संसद के सदस्यों का, इनका शपथ का वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। दूसरी बात है, क्या संसद में केवल है ना एमपी होते हैं क्या, केवल सांसद होते हैं क्या, सांसद होते हैं क्या, और भी अब है ना और भी पदाधिकारी होते हैं, तो लिख सकते हैं और भी पदाधिकारी होते, तो उसको क्या लिखेंगे, संसद के निर्वाचित नामवली अभ्यर्थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है संसद के जो अन्य और पद होते हैं, उस पद पर जिस व्यक्ति को भी निर्वाचित किया जाता है या उसको नामित किया जाता है, नाम उसका रखा जाता है कि भाई ये क्या होंगे, पदाधिकारी होंगे, अमुक पद के लिए काम करेंगे, तो उस व्यक्ति को भी शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है ये तो क्या हो गया, विधायिका हो गया, ये क्या हुआ आपका, विधायिका। तो विधायिका के जितने भी लोग होंगे उनको शपथ लेंगे। कार्यपालिका देख लेते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा, तो जितने भी केंद्र के क्या है, केंद्र में कौन, कार्यपालिका किसको बोलते हैं भाई, वास्तविक कार्यपालिका कौन है बताइए मुझे, मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद न बोल के क्या बोलेंगे उसे, केंद्र के मंत्री, केंद्र के जितने भी मंत्री है वही तो मंत्रिपरिषद है। तो उनका शपथ का वर्णन कहाँ किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथा ये है ना, ये विधायिका हो गया, ये कार्यपालिका हो गया। अगला कौन आ जाएगा, अगला कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए, अरे भाई हमने पढ़ा था ना,
हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या था, विधायिका, फिर क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, कार्यपालिका, फिर क्या पढ़े थे हम लोग, न्यायपालिका। देखिए विधायिका का शपथ के बारे में बता दिया है ना, तीसरी अनुसूची में है करके, कार्यपालिका के शपथ के बारे में बता दिया, तो अगला किसका होना चाहिए, न्यायपालिका। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के क्या होना चाहिए, न्यायाधीश का शपथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्या होना चाहिए, तो पांचवा हो जाएगा कैग, पांचवा क्या हो जाएगा, कैग, है ना। क्या बोलते हैं कैग को, क्या बोलते हैं कैग को, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते। तो इनके शपथ का वर्णन कहाँ किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया क्या, इतनी बातें समझ में आया। ठीक है, ये विधायिका है, विधायिका के शपथ के बारे में बताया गया, कार्यपालिका के शपथ के बारे में बताया गया, न्यायपालिका के शपथ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ऑडिटर के शपथ के बारे में भी बताया गया, ऑडिटर जो पैसा रखते हैं ना, पैसा का हिसाब किताब, उनके बारे में भी यहाँ बताया गया, जो पैसे का क्या करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उनके शपथ के बारे में भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये केंद्र के पदाधिकारी हो गए। क्या राज्य के पदाधिकारी में कौन कौन आएंगे, तो कुछ नहीं, बस नाम बदलना है आपको, है ना। जो नाम जहाँ संसद है वहां क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए, राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य में कौन कौन से पदाधिकारी, आप लोग बताइए, याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये याद है तो आपको ऑटोमेटिक राज्य का पता चल जाएगा। ठीक है, देखें देखें देखे कि नहीं देखे भाई, देखे कि नहीं देखे भाई। यस सर, जो संसद है केंद्र राज्य में, वो कौन काम करता है, कौन काम करता है भाई, मंडल, विधानमंडल। तो विधानमंडल के जो भी सदस्य होंगे, विधानमंडल के जो भी सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा, तो जिस तारीख से वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा और भी पदाधिकारी होते, तो बस संसद की जगह क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, राज्य में क्या होता है, संसद की जगह राज्य में होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल के निर्वाचित निर्वाचित नाम वाली अभ्यर्थी, विधानमंडल के निर्वाचित नाम वाली अभ्यर्थी होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक क्या होता है, विधान परिषद होता है, और एक विधानसभा होता है। दोनों जगह देखना महासचिव का पद होता है, दोनों जगह क्या होता है, महासचिव का पद होता है ना, मतलब सेक्रेटरी वगैरह का पद होता है। तो बहुत सारे अन्य पद भी होते हैं। ठीक है, तो उस पद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्या, राज्य के विधायिका। चलिए, राज्य के कार्यपालिका में कौन आना चाहिए, राज्य के कार्यपालिका में कौन आ जाएंगे, राज्य के कौन, राज्य के मंत्री। तो हर मंत्री क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो राज्य के मंत्री आ जाएंगे। ठीक है, राज्य के न्यायपालिका का नाम क्या है, राज्य की न्यायपालिका का नाम क्या है भाई, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। क्या नाम है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनका भी शपथ का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है अनुसूची 3 में। तो देखिए 5 4 9 टोटल 9 लोगों का शपथ का वर्णन किया गया। अगर आपको ये याद है तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद कैसे करना है, तो मैंने बताया, विधायिका का शपथ, कार्यपालिका का शपथ, है ना, आपको पता होना, पहली क्लास में बता दिया कौन विधायिका होते हैं, कौन कार्यपालिका होते हैं। जिन लोग भी नहीं देखे हैं, है ना, हमारे, है ना, इस चैनल में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हैं, स्टार्टिंग की क्लास बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मैंने क्या बताया, विधायिका के शपथ, कार्यपालिका के शपथ, न्यायपालिका के शपथ और ऑडिटर का शपथ, इसका वर्णन किया गया किसमें, तीसरी अनुसूची में। क्या सबको याद हो गया, ये सबको याद हो गया, यस सर, मैंने क्या बताया, आज का काम है, अभी का काम है, तो अभी होना चाहिए। चलिए 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 3 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे ज्यादा बोल दिया 3 मिनट, फिर भी चलो आप लोग स्टार्टिंग हो तो दे देते हैं 3 मिनट। ठीक है, सर ये नाम वाली अभ्यर्थी का मतलब क्या हुआ, अभी तो बताया भाई, दो 3 बार बताया, ध्यान से नहीं सुन रहे थे क्या आप, बताया कि नहीं बताया, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं मैं,
क्या समझे आप लोग? नाम वाली अभ्यर्थी, जैसे संसद में क्या होता है और भी पद होते हैं, क्या क्या संसद में केवल सांसद ही होते हैं? सांसद के अलावा जैसे महासचिव मिलेंगे, महासचिव मिलेंगे, है ना, जो बड़े बड़े पद होते हैं। किसी पद का नामित किया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए क्या किया जाता है? नामित किया जाता है कि आपको इस कार्य के लिए ये पद हम सौंपते हैं, ये वहां के पीठासीन अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो वो नामित करते हैं किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई समिति बनता है, जांच समिति वगैरह बनता है, तो उसके लिए भी किसी व्यक्ति को नामित करते हैं। जो कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, कुछ विशेषज्ञ लोग होते हैं, उसको भी नामित करते हैं। तो वही चीजें है, ये नामित करने का मतलब है नाम वाली, उसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलिए ठीक। वैसे मैं पहले भी बोल के बता दिया था, आप लोग थोड़ा सा ना कंसंट्रेट होकर सुनेंगे ना तो सभी चीजें समझ में आती है, और नहीं भी आता तो आप ऐसे पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। चलिए, तो 3 मिनट हो गए आपके, खत्म हो गए, ये खत्म 3 मिनट। चलिए बताइए, 2.5 मिनट हुआ है क्या? हाँ 2.5 मिनट हुआ है। चलिए 30 सेकंड और देख लेते हैं। किसी को याद हो गए तो बता सकते हैं भाई। चलिए एक एक करके बात करते हैं। शपथ के बारे में देखते हैं। केंद्र के पदाधिकारियों को शपथ, पहला कौन है? पहला कौन है? कार्यपालिका। संघ के वली अभ्यर्थी सांसद के क्या? संसद के निर्वाचित नामावली अभ्यर्थी। नाम वाली अभ्यर्थी। चलिए ठीक, मतलब विधायिका। कार्यपालिका में कौन है? केंद्र के मंत्री। केंद्र के मंत्री। न्यायपालिका में कौन है? राज्य के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ है। ओके, और न्यायपालिका के बाद ऑडिटर में कौन है? महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महान, है ना, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ऐसे ही राज्य का याद रखना है क्या? विधानमंडल के क्या सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित अभ्यर्थी, नामवाली अभ्यर्थी, बस याद रखना, इतना याद रखना। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश। विधानमंडल के नाम वाली अभ्यर्थी, बस इतना याद रखिएगा। फिर क्या, और कार्यपालिका आ जाएगा। कार्यपालिका में कौन? मंत्री आ जाएंगे। न्यायपालिका में कौन आ जाएगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश आ जाएंगे। तो बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल दिख रहा है क्या? कहीं पास दिख रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल? नहीं सर, उनका शपथ का वर्णन नहीं है, ये अपवाद है। इसके अपवाद क्या हो गए? तो चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, अपवाद। इसके अपवाद क्या हो गए? तो देखिए, ना तो यहाँ राष्ट्रपति का शपथ मिल रहा है क्या राष्ट्रपति का? तो ध्यान में रखना, यही सब प्रश्न बनते हैं ना एग्जाम में। राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन नहीं है, ना ही तो उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है, उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है, और ना ही आपके राज्यपाल के शपथ का वर्णन है। क्या इनका? जो भी प्रमुख पदाधिकारी है ना, उन प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन नहीं है। क्यों? देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, उपराष्ट्रपति क्या है? सभापति है ना। पर संसद के सदस्य है क्या उपराष्ट्रपति? मुझे बताइएगा। संसद के सदस्य नहीं है उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसका वर्णन नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ, ठीक है। राज्यपाल राज्य के प्रमुख है, देखिए कहीं लिखा है राज्य के प्रमुख, राज्य के मंत्री लिखा है, राज्य के कार्यपालिका नहीं लिखा है यहाँ पे, समझिएगा। अगर राज्य के कार्यपालिका लिखता तो जाहिर सी बात है राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते, तो वो भी आ जाते हैं इसमें। पर यहाँ राज्य के कार्यपालिका न लिखकर क्या लिखा गया है? राज्य के जितने भी मंत्री है उनका शपथ। मतलब वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? वास्तविक कार्यपालिका की बात कर रहा है। केवल उन्हीं लोग का शपथ मिला है, और इनका जो शपथ है ना वो अलग से अनुच्छेदों में वर्णन है। इनका शपथ कहाँ है? अलग से अनुच्छेदों में वर्णन है। कौन कौन से अनुच्छेद? तो आर्टिकल 60 में किसका है ना शपथ है? राष्ट्रपति जी का शपथ है। उपराष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 69 में शपथ है। और राज्यपाल का कौन सा है? आर्टिकल 159। कौन सा आर्टिकल है? 159। तो 3 आर्टिकल याद करना है। कौन कौन से? 60, मेरे साथ याद करते जाइएगा। 60, 69, 159, 60, 69, 159। याद हो गया तीनों याद हो गया? क्रम को याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति का शपथ कौन सा है? 60 है। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन सा है? 69 है। और 159 किसका है? राज्यपाल का शपथ है। तो इनका शपथ क्या है? ये अनुच्छेद है ना,
डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 69। राष्ट्रपति का शपथ का अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? 60 है, 60 अनुच्छेद है। राज्यपाल का शपथ किसमें वर्णन है? तो 159 में इसके शपथ का वर्णन मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए भाई इसको, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया नोट? नोट कर लिए क्या? यस सर। यस आगे सर। बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा अनुसूची कौन सा है? राज्यसभा का सीट राज्यसभा के सीटों का आवंटन। चौथा अनुसूची कौन सा है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर कोई सा भी यूट्यूब चैनल अगर ऐसा आपको पढ़ाता होगा, है ना, आपको इतना डिटेल बताता होगा, तो बहुत कम चीजें आपको इतना आसान करके देगा। मैं तो अभी तक बहुत कम देखा हूं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि जैसा हम पढ़ाते हैं वैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं। हो सकता है बहुत सारे फैकल्टीज भी मिलेंगे जो हमसे बेहतर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है, हमें शिक्षकों का हमेशा क्या करना चाहिए? आदर सम्मान करना चाहिए। पर आप किस चीज के साथ ज्यादा संतुष्ट है, आपको किस चीज को पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, उनके साथ आप कोशिश कीजिए, आप हमेशा बने रहिए। ठीक है, किसी एक को पकड़ना है और एक के साथ हमेशा चलते जाना है आपको। ठीक है, धीरे धीरे वो जब एक चीज ही ना धीरे धीरे जब बड़ा करते जाएगा ना, तो आप उसके साथ इतने बड़े बन जाएंगे, है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब सिलेबस को खत्म कर लिया है ना। अब आपको करना है क्या? रिवीजन का काम करना है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। पर शुरुआत हमेशा करना होता है। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताइए? 12 लोग जुड़े हैं यहाँ, चलिए 10 लोग जुड़े होंगे जो भी है ना। मुझे ईमानदारी से बताइए कितने लोग घर में जाकर पढ़ते हैं? मतलब घर में तो ही रहते हैं। ठीक है, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर ही में रहते हैं। जब घर में ही रहते हैं तो क्लास के बाद कितने लोग पढ़ते हैं? यस सर। 1, मैं भी सर। पढ़ते हैं 2, 3, सर पढ़ते हैं, बट 1 ही 2 घंटा हो पाता है सर। हाँ। अच्छा, इसमें वाई भी होता है क्या? ये इतना टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आता, मुझे तो बस कनेक्ट करना आता था, वो तो मैं अभी देखा। हाथ भी खड़े कर सकते हैं इसमें, क्यों? जी बड़ा सर। गजब का टेक्नोलॉजी है भाई, ये तो मैं पहली बार देखा। मैं हाथ खड़े करने का भी है इसमें। ठीक ठीक ठीक, चलो इसका भी यूज करेंगे। तो मतलब हमको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को एकदम फिजिकल क्लासरूम जैसा बनाना होगा, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी कमियों को दूर करते जाएंगे, सब हो जाएगा। चलिए, कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची। क्या है चौथी अनुसूची? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तो ये भी प्रश्न आया था। एक तो डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, 4 से 5 बार से ज्यादा हो गया होगा, है ना, मुझे भी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, पर बहुत बार आ चुका है। डायरेक्ट पूछा है किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है? बताइए मुझे, किस आधार पर किया गया है? ठीक है, तो मैं एक चीजें समझाना चाहता हूं। ठीक है, किस आधार पर किया गया है ये चीजें मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई देश कैसा देश है? संघात्मक शासन वाला देश है। अगर कोई देश कैसा है? संघात्मक शासन वाला देश है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फेडरल रूल कहते हैं। अगर किसी देश में क्या चलता है? पूरी तरह से फेडरल रूल चलता है, तो वहां के जो राज्य होते हैं ना, वहां के जो राज्य होते हैं, वहां राज्य में क्या होता है? समान राज्यसभा की सीट होती है। क्या होता है? समान राज्यसभा की सीट होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
राज्यसभा की सीट होती है। ठीक है, जो राज्य संघात्मक शासन के सभी गुणों को अपनाता है ना, ये बस शब्द को याद रखिएगा, संघात्मक शासन क्या होता है, शासन का एक गुण है, एक शासन का प्रकार है, उसके अंदर क्या है, जो भी इस शासन को अपनाएगा उसके अंदर एक गुण आ जाता है। कौन सा गुण आता है, उसके अंदर एक गुण आता है कि उसके राज्यों में क्या होगा, राज्यसभा की सीटें समान होगी। जैसे अगर भारत ने संघात्मक शासन को पूरी तरह अपनाता है तो भारत के हर राज्य में क्या हो जाएगा, हर राज्य में समान सीटें हो जाएगी। हर राज्य में क्या हो जाएगा, हर राज्य है ना, हर राज्य में राज्यसभा की जो सीट है, हर राज्य में राज्यसभा सीट वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समान मतलब एग्जाम्पल बताता हूं मैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। ठीक है, तो राज्य में राज्यसभा की सीट समान हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक राज्य का कितना है, 2 है। जैसे छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट कितनी है भाई, 5 है। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट कितनी है, 5 है। तो वैसे ही पूरे जितने भी 28 राज्य है उनकी राज्यसभा सीट कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो टोटल राज्यसभा सीट कितना हो जाना चाहिए, 5 अट्ठे 40 और 5 दूने 10, 10 4 14, 140 होना चाहिए। होना तो इतना ही चाहिए ना, इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर हमारे यहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है, हमारे यहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है भाई, 250 है। इसका मतलब है हर राज्य का राज्यसभा सीट इक्वल है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस आधार पर नहीं हुआ है, राज्य के आधार पर तो नहीं हुआ है, राज्य के आधार पर हुआ है क्या, नहीं हुआ है, आधार पर नहीं हुआ है। ये चीजें समझ में आ गया है ना। अब राज्य के आधार पर नहीं हुआ, इसका मतलब भारत ने क्या संघात्मक शासन को पूरी तरह अपनाया है क्या, पूरी तरह अपनाया है क्या, नहीं, पूरी तरह नहीं अपनाया। अगर पूरी तरह अपनाते तो ये वाला गुण उसमें होता, हर राज्य का समान क्या होता है, हर राज्य का समान राज्यसभा सीट होता, पर नहीं अपनाया है ना। इसका मतलब है ना, इसका मतलब है संघात्मक शासन में ये पूरी तरह इन चीजों को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ 140 राज्यसभा की सीट नहीं है, कितना है, 250 है। अब 250 क्यों है, तो चलिए देखते हैं। मिटा दूं क्या इसको, नोट कर लीजिए इसको, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। यस सर, हो गया सर। ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, और बस शब्द इसलिए बता दे रहा हूं, यहाँ पे शब्द याद रहे, कुछ कुछ शब्दावली ना आपको याद होना चाहिए, ताकि मैं जब सेकंड टाइम पढ़ाऊंगा ना तो ताकि उसके बारे में आप अच्छे से समझ जाए। तो देखिए, अब राज्य के आधार पर तो नहीं किया गया, तो किस आधार पर किया गया है, तो ये किया गया किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार। ध्यान से नोट करिएगा, किस आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और हर राज्य का क्या होता है, हर राज्य का जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है भाई, भिन्न होता है क्या, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब हर राज्य का राज्यसभा सीट क्या होगा, क्या होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यसभा सीट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, राज्यसभा सीट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 5 है तो एमपी में आपको 12 मिलेंगे, है ना। वही उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको 30-32 मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब है हर राज्य का राज्यसभा सीट क्या है, अलग अलग है, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। और इसी जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि प्रत्येक 10 लाख में, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में क्या होगा, क्या होगा, जनसंख्या में राज्यसभा सदस्य होगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में राज्यसभा का एक सदस्य होगा, ये है ना, ये जनसंख्या निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, है ना, कितने लोगों को प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व उन्हें करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ में क्या है, 5 लाख है ना, छत्तीसगढ़ में क्या है, 5 है ना, तो कितना हो गया, 50 लाख। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया, 50 लाख पर, है ना, तो उस पर एक एक है, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है,
इसके और भी क्राइटेरियाज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बस आप याद रखिएगा राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। बस इतना ही लाइन आपको याद रखना है, बाकी चीजों को मैं बाद में और बताऊंगा, है ना, बाकी चीजों को मैं बाद में और अच्छे से क्लियर करूंगा। बस अभी इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक आइडियोलॉजी पैदा हो, आपके मन में कुछ विचारधाराएं आए कि ऐसे और भी चीजें हैं जिन्हें हमें भविष्य में पढ़ना होगा। समझ में आया क्या बातें समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट क्या है, अनुसूची 5। नेक्स्ट क्या है, अनुसूची 5। अनुसूची 5 का नाम क्या है, क्या है? अनुसूचित जनजाति व क्षेत्र। भारत के अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन व कर्तव्य ये लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा लाइन क्या लिखता है, अनुसूची 5 क्या लिखता है, भारत के अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का क्या प्रशासन एवं उसका प्रबंधन व उसके कर्तव्य। तो ध्यान में रखिएगा कौन करेगा इसका प्रशासन, कौन करेगा, जितना भी अनुसूचित क्षेत्र होगा भारत का उसका प्रशासन कौन देखते हैं, उनका प्रशासन किसके पास होता है, किनके पास होता है, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से करते हैं क्या, नहीं करते, है ना। तो राष्ट्रपति अपना क्या करते हैं, प्रतिनिधि रखते हैं। क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि रखते हैं, और अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको रखते हैं, एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, प्रशासक नियुक्त करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रशासकों के माध्यम से करता है। इसके लिए राष्ट्रपति क्या क्या नियुक्त करते हैं, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर क्या नियुक्त करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। तो आप सुने होंगे ट्राइबल क्षेत्र के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, बनते कि नहीं बनते हैं, जी सर, है ना। तो वैसा ही चीजें है, उसके लिए अलग से प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस राष्ट्रपति का नाम आता है जब भी अनुसूचित क्षेत्र आएगा। तो अगला है क्या, अनुसूची 6। क्या नाम है अनुसूची 6 का, फिर से यही लाइन आएगा, फिर से यही लाइन आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं। हो गया, हो गया क्या, यस सर, यस सर। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं प्रबंधन, बस इतना ही लिखना है ना। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को एम का मतलब क्या है तो नहीं समझ में आता, मैं मैप से बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। 7 जो सिस्टर बोलते हैं ना, 7 स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, कितने लोगों को नाम याद है, यस सर, 7 6 सबको याद है, ठीक है। तो ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। तो ये है आपका क्या, असम आ जाएगा, ये है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश है, ये है आपका क्या, नागालैंड है, ये है आपका क्या, नागालैंड के बाद क्या है, मणिपुर है, ये है क्या, ये है आपका मिजोरम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, त्रिपुरा आ जाएगा, ठीक है। और ये है आपका मेघालय, ये क्या है, मेघालय है, ठीक है।
तो चलिए ये अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है आसाम है, ये क्या है मेघालय है, ये क्या है त्रिपुरा है, और ये क्या है मिजोरम, ये क्या है मिजोरम है, ये क्या है मणिपुर है, ये क्या है मणिपुर है, और ये है आपका क्या नागालैंड है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है ना मैप? यस चलिए पूरा लिख देता हूं मैं, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। 4 राज्य के नाम याद करने हैं, यहां पकड़ना है अपने पेन को, है ना, बस क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमाने से क्या हो गया, आपका 4 राज्य के नाम आ गया है ना, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, असम के बाद क्या आया मेघालय के बाद क्या आया त्रिपुरा आया, त्रिपुरा के बाद क्या आया मिजोरम आया, और मिजोरम, ये 4 राज्य हो गए। समझ में आया क्या? एम का मतलब मणिपुर नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस मैप से आपको, मेरे ख्याल से आपको और क्लियर हो जाएगा कौन कौन से 4 राज्यों की बातें हो रही है। छप गया क्या दिमाग में मैप? छप गया? यस सर। दिमाग में बिल्कुल छपना भी चाहिए। ये मैप है ना, ये 7 जो आपकी 7 सिस्टर्स स्टेट है ना, उनके मैप है, नाम याद होने चाहिए, कहां पर इसकी पोजीशन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कंपटीशन में सबसे आगे रहना है ना, अपने आप को ऊपर रखना है, मतलब ये सब चीजें हमें आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, क्या क्या नहीं आता मतलब क्या करना है, सीख जाएंगे। क्या सीख लेंगे सर। सीख सीखना है। लेंगे। बिल्कुल सही, ये हुई ना बात, ये थोड़ा यो वाली बात हो गई है ना, है ना। आजकल का जमाना यो वाला जमाना है, पता नहीं क्या मतलब होता है, तो मुझे समझ में तो नहीं आता, पर बोलते जरूर है, फीलिंग आता है थोड़ा सा। यो करके बोलने से थोड़ा सा ऐसा बोल रहा है कि स्टाइलिश आ रहा है, पर क्या स्टाइलिश है आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो हनी सिंह का सर यो आया और कुछ नहीं है। हाँ ये 6वीं अनुसूची ही बता रहा हूं भाई मैं, हाँ 6वीं अनुसूची ही है ये देखिए ना, अनुसूची 6 लिखा हूं ना, इसमें सुधार किया हूं भाई, ये नेक्स्ट का सुधार किया हूं। अनुसूची 5 तो मैं पहले पढ़ा चुका था, ये 6वीं अनुसूची है ना, उसमें सुधार किया हूं बस यहाँ के अनुसूचित क्षेत्र का। अब ऐसा क्यों है इसके पीछे मैं बाद में बताऊंगा, उतना जरूरी नहीं है जानना हमारे एग्जाम के लिए, है ना, पर बाद में कभी देखेंगे जब हमारे पास समय रहेगा। अभी तो काफी समय हो गया है, और अब मेरे ख्याल से आप लोग टेस्ट देके थक भी गए हैं, है ना, तो रेस्ट की जरूरत है आप लोगों को। क्यों भाई? नहीं सर थके नहीं है सर, मैं सर थकेंगे टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा? टेस्ट का सर कुछ कुछ क्वेश्चन जी नहीं, टेस्ट का कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। सर कुछ क्वेश्चन नहीं बना। टेस्ट का क्या चाहिए बोल रहे हैं? सर फिर से ओपन तो हो रहा है, मतलब जिसको देखना है। टेस्ट का आंसर आप लोगों को देखना है तो कैसे देखे बोल रहे हो? सबमिट नंबर तो पता स्कोर नहीं दिखाया क्या? सबमिट करने के बाद नहीं। आपको स्कोर दिखाया होगा भाई, नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा सर। आप लोगों को। दिखा रहा है सर, दिखा रहा है, फिर से उसी को टच करने से सबमिट करने के बाद ना आपको प्रॉपर तत्काल में एक स्कोर कार्ड बन जाता है, वहां स्कोर दिखाएगा आपको। सर रिस्पांस बस दिखाया। ऊपर में लिखा रहता है स्कोर आपका, सबसे ऊपर में टॉप में, मैं भेज दूंगा आपका स्क्रीनशॉट वगैरह उसका कि स्कोर कहाँ पे आता है। ठीक है, एक तो रिस्पांस अलग दिखाएगा कि कौन सा उसका सही आंसर है, और आपने क्या गलत किया है वो चीजें वो पता चल जाती है। गलत करके मैसेज आता है कि नहीं आता है? आता है सर। चलिए मैं एक बार देख लूंगा कि क्या मैसेज आता है उसमें। हाँ प्रार्थना जी बताइए क्या समस्या है? सर कोई कोई सा क्वेश्चन तो बना ही नहीं मेरे को। कुछ क्वेश्चन बना नहीं बोल रहे हो? हाँ जी सर। अगर आपसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप तो विधाता बन जाएंगे ना, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ना आपको, है ना। भाई टेस्ट क्यों देते हैं मुझे बताइए, टेस्ट देने के क्या फायदे हैं? पहला फायदा कि क्वेश्चन कैसे आता है ये हमें पता चलता है। बहुत सारे क्वेश्चन के हमें आंसर पता रहते हैं, पर क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आता कि यही क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो टेस्ट के दूसरे फायदे ये होते हैं, उससे हमें पता चलता है। तीसरी बात है, कुछ फैक्ट हम लोग क्लास में जो नहीं कर पाते वो टेस्ट के माध्यम से इसको कवर कर देते हैं। समझ में आया ना? इससे ये पता चलता है कि हमें हर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज और रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब आपकी पढ़ाई यहीं खत्म नहीं होती, पढ़ाई हमारा सिलसिला जो बनाया हमने वो हमेशा चलते रहना चाहिए। समझ में आया क्या प्रार्थना जी, समझ में आया? जी सर। चलिए, और किसी को कोई समस्या? वैसे मैं इसका रिजल्ट भेजूंगा, निश्चिंत रहिए, ग्रुप में डल जाएगा, ठीक है, किसका कितना रैंक आया है। और कुछ? सर मेरा टेस्ट का ईमेल आईडी बस डला, उसके बाद कर रही थी तो टच ही नहीं हो रहा था, कई बार करके देखी और सर से बात भी की तो। कौन से सर से बात किए हैं? चलिए ना, मैं बात नहीं, करता वो हूँ। फर्स्ट बार ही, उसके बाद सेकंड बार में हो गया। एक बार मैं कई देखिए और बार ट्राई ट्राई की, नहीं देखिए। नहीं सबसे हुआ पहले है। तो आप नंबर को सेव रखिए अपने मोबाइल में। जब तक नंबर को सेव नहीं करेंगे आपका लिंक ओपन नहीं होगा। ऑफिस का नंबर बिल्कुल सेव करके रखिएगा, है ना? जी जी। ठीक है, उसी के बाद ही ये चीजें ओपन होगी। ठीक है, किसी को और कोई समस्या तो बताइए। एक बार अभी क्लास के बाद ना आप एक बार करके देखिए, रिजल्ट मैं अभी नहीं जारी होगा, रिजल्ट आपको शाम में मिलेगा, ठीक है? आपका कितना यस रैंक आया है, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, वो चीजें आपको मैं शाम में बता दूंगा, ठीक है? यस। चलिए, और कुछ? चलिए फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं, काफी समय हो गया है ना? मिलते, किसी को कुछ क्वेरी है तो बता दीजिए भाई। कल से होगा सीजी की क्लासेस, सीजी की क्लासेस कल से होगा प्रॉपर तरीके से। सर 11 से 1। टाइम चेंज होगा, है ना, इसके लिए टाइम चेंज होगा। 11 से 1 अभी क्लासेस हो रही है ना? तो इसका भी एक्चुअली में चल रहा है सिस्टम। सुबह हमारी क्लासेस जो हो जा रही है ना, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें हो जा रही है, पर इसका टाइमिंग सवेरे रखने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? एक तो क्लास यस सुबह सर। होंगी, एक क्लास शाम को भी होगी ऑनलाइन की क्लासेस, ठीक है? तो आप लोग जिस क्लास में भी जुड़ना चाहे उस क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, कंटिन्यूअस बने रह सकते हैं, ठीक है? पर अभी फिलहाल इसी क्लास में रहिएगा। मैं बाद में आपको टाइम अलॉट वगैरह सब चीज सेट करके दे दूंगा कि आप कौन सा क्लास किस टाइम को प्रीफर करना चाहते हैं, ठीक है क्या? यस यस सर। सर। अच्छा है। चलिए, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम और सेम, क्या भाई?